स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 4 बजे 4 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुलेटिन की। आज के दिन की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। दिन की बड़ी खबर आई कांग्रेस से, जहां सोनिया गांधी को फिर से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन लोकसभा में नेता कौन होगा इसका फैसला सोनिया के ऊपर छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी खबर सत्ता पक्ष की तरफ से, जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर बवाल अब भी जारी है। पूरी खबर क्या है ये भी तफसील से आगे आपको दिखाएंगे। सियासी खबरों के बीच एक खबर आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। जून के पहले दिन आज जबरदस्त गर्मी रही। देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिग्गजों की ताजपोशी की। दरअसल आज मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों ने अपना अपना पदभार संभाल लिया है और अपने मंत्रालय जाकर कामकाज की शुरुआत भी कर दी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर पद संभाला है। अमित शाह देश के नए गृह मंत्री हैं, वहीं राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का पद संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना कामकाज आज ही संभाला है। प्रकाश जावड़ेकर को नई सरकार में वन पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार में ये 3 अहम चेहरे हैं। अमित शाह गृहमंत्री के रूप में होंगे, वहीं पिछली सरकार में गृहमंत्री का कार्यभार संभालने वाले राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर भी अब वन मंत्रालय संभालेंगे और आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। तो गृह मंत्री के रूप में आज अमित शाह ने पदभार संभाला है और मुझ पर विश्वास प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, ये ट्वीट कर अमित शाह ने लिखा है। देश की सुरक्षा और देशवासियों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में मैं इसको पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पदभार संभालने के बाद ये पहला ट्वीट आज अमित शाह की तरफ से किया गया है। गृह मंत्री हैं देश के और नेतृत्व पर मोदी जी की एक बार फिर से भरोसा जताते हुए कहा कि इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो ये अमित शाह का ट्वीट है। गृह मंत्री चुने गए हैं। इससे पहले देखा गया था कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और लगातार ये कश्मकश की स्थिति बरकरार थी जब तक साफ नहीं किया गया कि आखिर देश के नए गृह मंत्री कौन होंगे। क्या अमित शाह मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, ये हर कोई जानना चाह रहा था। और उसके बाद जब शपथ ग्रहण की थी अमित शाह ने, तो ये साफ हो गया था कि अमित शाह मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन गृहमंत्री क्या चुना जाएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन अब गृहमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद विश्वास जाहिर करने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है ट्वीट के जरिए। तो देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह जब गृहमंत्री बने हैं तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, खासतौर से अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कुछ होना है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गजों ने अपने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह की अफसरों के साथ ये मीटिंग है और अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि नई चुनौतियों से किस तरीके से पार पाने के लिए कदम उठाए जाते हैं नई सरकार के द्वारा। अमित शाह के कांधों पर ये जिम्मा होगा, खासतौर से नक्सलवाद और घाटी में अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। वहीं मंत्री पद ग्रहण करने से पहले स्मृति ईरानी ने राजस्थान के राजसमंद जाकर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी मंदिर जब पहुंची थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और इससे पहले भी देखने को मिला था कि किस तरीके से स्मृति ईरानी खुद पैदल चलते हुए मुंबई में गणपति बाप्पा का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें, आज जिस मंदिर में स्मृति ईरानी पहुंची हैं, ये श्रीनाथ जी का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान की मूर्ति काले मार्बल से काट कर बनाई गई है। खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के बाद श्रीनाथ जी मंदिर को दुनिया का सबसे धनी भारतीय मंदिर माना जाता है।
मैं आभारी हूँ कि ठाकुर जी ने सदैव न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि सतत आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी हम सबको धर्म के पथ पर चलने का साहस दें। ठाकुर जी हम सबको धैर्य रखने का साहस दें। एक दूसरे के प्रति प्रेम और संभाव की दृष्टि से हम सब भारत के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे सकें। ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सबकी ओर से आज मैं यही प्रार्थना और निवेदन समर्पित करती हूँ। मैंने बार बार कहा, जीवन में जो भी मैंने पाया वो सब प्रभु की कृपा से पाया। ठाकुर जी का सदैव आशीर्वाद रहा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा। सदैव उनमें ठाकुर जी के प्रति आस्था रही है और जब भी होता है उनको समय नहीं मिलता तो उनके पति हर महीने आते हैं। श्रीमती जी भी 3 महीने में 4 महीने में एक बार यहाँ दर्शन करके जो उनको संतोष प्राप्त होता है। आज उन्होंने कहा कि आज जो दर्शन करके मुझे संतोष प्राप्त हुआ और ठाकुर जी से यही विनती की कि जो जनता का हम में विश्वास है वो बना रहे, यही प्रभु से विनती करती हूँ। और जो मोदी जी की सरकार है वो दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो, यही प्रभु से विनती है। वहीं हार पर मंथन के लिए आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए चुने हुए सांसदों को संघर्ष का मंत्र दिया। राहुल ने बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस से जुड़े हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के 52 सांसद बीजेपी से इंच इंच लड़ने के लिए काफी हैं। वहीं संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने राहुल की तारीफ की। सोनिया ने कहा कि राहुल ने आक्रामकता से ये चुनाव लड़ा है। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का नेता सोनिया को चुना गया है, लेकिन लोकसभा में नेता कौन होगा इस पर चुनाव होना बाकी है और इस पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां लगातार ये बात साफ नहीं हो रही थी कि राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर पेंच कहां फंसा हुआ है और क्या राहुल गांधी मान जाएंगे। वहीं ये तस्वीर अब कांग्रेस के तमाम समर्थकों को सुकून देने वाली है, जहां राहुल गांधी आज नए चुने हुए सांसदों को न सिर्फ संघर्ष का मंत्र देते नजर आए बल्कि सोनिया गांधी को संसदीय दल की नेता भी चुना गया। सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने अपने घर पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ मीटिंग की। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई और इस बैठक में सोनिया गांधी को चेयरपर्सन चुन लिया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने कांग्रेस को अपना मत दिया है। लिहाजा अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मतों को बढ़ाया जाए। ये भी आपको बताते चलें कि उसके बाद जब सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने अपने आवास पर सभी लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे। सोनिया गांधी ने मंत्र फूंका और कहा कि आगे आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करनी होगी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंच इंच पार्टी की जमीन को मजबूत करना होगा। कई सांसदों ने ये बात कही है कि राहुल गांधी को अपना इस्तीफा वापस लेना होगा और सदन के भीतर भी आवाज उठानी होगी और सड़क पर भी आकर लड़ाई लड़नी होगी। अब देखना यह है कि सांसदों की इस मांग के बाद राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लेते हैं कि नहीं है, और वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी किस तरीके से सदन के भीतर पार्टी को, कांग्रेस को मजबूत करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आपको बता दें, कार्यभार संभालने के बाद, पदभार संभालने के बाद अमित शाह इस वक्त मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। सीधे उसका रुख करते हैं। अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में अमित शाह की यह अहम बैठक है। आज पदभार संभालने के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया था भरोसा जताने के लिए, और ये भी उम्मीद जाहिर की थी कि जो कुछ उम्मीदें मोदी सरकार ने अमित शाह पर जाहिर की हैं वो जरूर पूरी करेंगे। तो अधिकारियों के साथ आज अमित शाह इस मीटिंग में कौन से बिंदुओं को उठाते हैं, किस तरीके से आगे काम करेगा ये मंत्रालय, इससे लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी या क्या कुछ इस मीटिंग में होना है, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ यह अहम बैठक चल रही है, जहां कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह अधिकारियों से मुखातिब हो रहे हैं।
तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस नई सरकार से, खासतौर से राष्ट्रवाद जो कि एक अहम मुद्दा रहा था इस चुनाव के दरमियान। तो अमित शाह जब गृहमंत्री बन चुके हैं तो उनके कंधे पर कई जिम्मेदारियां होंगी, कई उम्मीदें हैं जो देश की जनता ने इस नई सरकार से लगा रखी हैं। खासतौर से नक्सलवाद को लेकर सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्या जिस तरीके के कदम बीते 5 सालों में सरकार के द्वारा उठाए गए थे कुछ उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी या कुछ नए कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। इसके अलावा और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार के कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बात करते हैं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, और ये जानने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने बातचीत की है। क्या फैसला हुआ, बैठक में क्या चीजें हुई? कांग्रेस संसदीय दल का नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक स्वर से सबने चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनके नाम को प्रपोज किया और केरल और छत्तीसगढ़ से जो हमारे सांसद हैं उन्होंने उसका अनुमोदन किया और सबने उसका समर्थन किया। श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के वोटरों का धन्यवाद किया, खासतौर से 12 करोड़ वोटर जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया। श्री राहुल गांधी जी ने भी बोलते हुए उन सारे वोटरों का धन्यवाद किया जिन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया और उन वोटरों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने प्रजातंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों का धन्यवाद किया, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, सहयोगी दलों का धन्यवाद किया और यह आह्वान किया कि 52 के 52 साथी जो चुनकर आए हैं वो बड़ी विनम्रता से परंतु बुलंदी से देश की जनता की आवाज़ बनेंगे, देश के लोगों की आवाज़ बनेंगे और सांसदों को कहा कि आप संविधान के सिपाही हैं, संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है और देश के हर उस व्यक्ति को जिसकी आवाज़ ना उठ पाए उसकी आवाज़ रंगभेद, क्षेत्रवाद, जाति पाति और धर्म को छोड़कर उठाना आपकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस अध्यक्ष और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राजस्थान सरकार को जारी रहेगा बीएसपी का समर्थन। दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी और इस समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बीएसपी का समर्थन राजस्थान सरकार को जारी रहेगा। जो भी अपडेट होगी खबर पर न्यूज नेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। इससे पहले कई अटकलें लगाई जा रही थी और राजस्थान से जीते बीएसपी विधायकों की शनिवार को मायावती के साथ दिल्ली में बैठक हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती सभी 12 विधायकों से मुलाकात करने बैठी थी और इस समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि सरकार को समर्थन जारी रखा जाएगा। दरअसल बीएसपी को शक इस बात को लेकर था कि राजस्थान के विधायक दूसरे दलों के संपर्क में हैं और इन विधायकों को बीजेपी या तो कांग्रेस तोड़ सकती है और यही वजह है कि इन विधायकों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में तलब किया था। मायावती के निवास पर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। 12 बजे समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई थी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायकों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं 12 विधायक से मुलाकात आज मायावती ने की है। आपको याद दिला दें कि राजस्थान में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बीएसपी ने बाहर से समर्थन दिया था और यही वजह है कि आज जब इस बात को लेकर शक हुआ कि कांग्रेस या बीएसपी या बीजेपी बीएसपी के इन विधायकों को तोड़ सकती है तो बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें दिल्ली तलब किया और समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला सामने आ चुका है कि कांग्रेस सरकार को राजस्थान में बीएसपी का समर्थन बरकरार रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा का मानना है कि उनके पास बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करके काम करना होगा। अर्जुन मुंडा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। हमारे साथ केंद्रीय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, उनसे बात करते हैं। अर्जुन मुंडा जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। आपको एक नई जिम्मेवारी दी गई है और देश में आदिवासी का इशू बहुत बड़ा इशू है। जल जमीन जंगल की बात पुरानी है, पत्थलगड़ी जैसी समस्या आपके झारखंड में, तो क्या एक माइंड फ्रेम बनाया आपने? देखिए, अभी तो विभाग को भारत सरकार के नाते समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा समझ कैसे हो और इसलिए आज माननीय पूर्व मंत्री जुएल ओरांव जी से मिलने के लिए आया था और विभाग के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न किया हूँ। अभी लगातार चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनको समझते हुए आगे पूरे देश के लिए भारत विकास की जो यात्रा है उसमें सबकी सहभागिता रहे, ये हम सब मिलकर के सुनिश्चित कैसे करें, इसमें प्रयत्न जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ कर ये जिम्मेवारी इस बार हर मंत्रियों को सौंपी, आपको ये जिम्मेवारी दी गई है।
क्या लगता है कि सबसे पहले क्या आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इस देश में? देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको सबसे पहले विभाग को समझना पड़ेगा और इसके बाद कुछ बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यानी पहले विभाग को समझना होगा और फिर काम कैसे करेंगे इसको देखना होगा, ये अर्जुन मुंडा का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ विकास चंद्र, नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बलिया से सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त का दावा है कि केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न्यूज नेशन से वीरेंद्र सिंह मस्त ने खास बातचीत की है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को तोहफा दे दिया, क्या यह माने कि ये किसानों के लिए पर्याप्त है या आगे और भी कुछ होने वाले हैं? मैं किसान भी हूं और किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। मैं नरेंद्र भाई मोदी देश के दूसरे बार प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके मंत्रिपरिषद को धन्यवाद देता हूं कि किसानों के समृद्धि के लिए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला की शुरुआत की। और मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इस फैसले यह पहली शुरुआत है। अमित भाई शाह ने, जिनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया था, पहले संकल्प पत्र में इस मंत्रिपरिषद ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है किसानों के समृद्धि के लिए। मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2022 तक किसानों की आमदनी निश्चित रूप से प्रामाणिकता के साथ दुगनी जरूर हो जाएगी। जी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि किसानों के लिए काफ़ी राहत देने वाली बात है कि 6,000 रुपये उन्हें सालाना मिले, लेकिन उनकी आय की जो दोगुनी करने की बात है तो सिर्फ इस 6,000 रुपये से आय दोगुनी तो हो नहीं जाएगी। नहीं, 6,000 रुपये से दुगनी जरूर नहीं हो जाएगी, लेकिन जितनी योजनाएं जैसे 3,000 रुपये पेंशन देने की बात। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुकुल रॉय के गढ़ माने जाने वाले कचरापाड़ा इलाके में आज फिर से बवाल देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम का नारा लगाने से रोक दिया गया है। दरअसल मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कचरापाड़ा इलाके के 17 पार्षद हाल ही में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जय श्री राम को लेकर तकरार लगातार पश्चिम बंगाल के भीतर बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें पहली बार देखने को नहीं मिल रही हो जब जय श्री राम का नारा लगाने के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस बुला ली गई हो। कल भी देखने को मिला था किस तरीके से ममता बनर्जी का काफिला जब गुजर रहा था, जय श्री राम के नारे सुनने के बाद ममता बनर्जी न सिर्फ काफिले को रोकती नजर आई बल्कि गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों को अरेस्ट तक करने की बात करती नजर आ रही थी। और एक बार फिर से आज तनाव की स्थिति कचरापाड़ा इलाके में बढ़ गई थी जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। उस वक्त पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो सियासी पारा पश्चिम बंगाल के भीतर जय श्री राम के नारे के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर देश की बात करें तो जून के शुरुआत में ही गर्मी का टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश गर्मी और लू की चपेट में है और लोगों का हाल यहां बेहाल आपको नजर आएगा। आपको दिखाते हैं आधे हिंदुस्तान में जारी गर्मी की 6 तस्वीरें। क्या स्थिति है दिल्ली, आगरा और इंदौर की, ये आप देखकर खुद भांप सकते हैं। अगर इन तस्वीरों के साथ नाम ना लिखा जाए तब समझना या फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये किस शहर की तस्वीर है, क्योंकि कमोबेश एक सी स्थिति है। लोग खुद को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं।